जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। और लास्ट एडजस्टमेंट है डोनेशंस। अब देखो यहाँ से आपने 13 भी उठा लिया, ऐसे ही है। अब बोलो अब डोनेशन कहाँ पे पड़े हैं? ये 34 रुपये के डोनेशन है। अच्छा जी, ये डोनेशन आना किधर है? ये डोनेशन वैसे आना किधर है? डोनेशन कहाँ आना है? लिखा तो हुआ है गूंगो अदर एक्सपेंस में, ठीक है। तो अदर एक्सपेंस पे डोनेशन आना है 34 का। चलो मैं पहले जाके लिख लेता हूँ, फिर कोई गलती, हाँ गलती भी हो सकती है। चलो अदर एक्सपेंसेस मैंने लिखा यहाँ पे आकर डोनेशंस, कितना जी? अब वो एडजस्टमेंट इसको हिट कर रही है 5। क्या कहता है? कहता है डोनेशन में इंक्लूडेड है, उई कुछ गलत चीज तो नहीं इंक्लूडेड, 5 मिलियन गिवन टू खजूर कैंसर फाउंडेशन। अब फाउंडेशन को दिया है तो डोनेशन ही होना है। तो डोनेशन में डोनेशन के पड़े होने से क्या तकलीफ है भाई तुम्हें? सवाल बनाने वाले क्या तकलीफ है? कहता है वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर मिस्टर मूंगफली इज अ ट्रस्टी इन ये वाली DCF। ओ, तो इसमें कोई गलती नहीं है जी। अच्छा, इसका भी बड़ा नाजुक सा, वैसे लॉ के अंदर तो लिखा हुआ है एक थ्रेश होल्ड है, उसके अंदर इस थ्रेश होल्ड को मीट करे तो उसका नाम लिखना है, नहीं तो नहीं। लेकिन डायरेक्टर्स को 1 रुपये का भी, डायरेक्टर्स जहाँ कहीं डायरेक्टर्स का ताल्लुक हो, ठीक है, और उस फाउंडेशन को, उस NPO को आपने 1 रुपये का भी डोनेशन दिया है ना, तो वो लिख कर बताओ। तो बस कोई मसला नहीं है। डोनेशन में डोनेशन पड़ा होना कोई गलती नहीं है, लेकिन डोनेशन में 5 मिलियन का डोनेशन वो पड़ा है जो DCF को दिया है। अच्छा, DCF को देने से भी कोई मसला नहीं, वो तो रूल पढ़ेंगे। मसला ज़्यादा बड़ा क्या है? मूंगफली उसमें भी ट्रस्टी है और हमारा भी डायरेक्टर है, ट्रस्टी जो उसको चला रहा है, ठीक है। तो फिर यूज़र को बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने लिखा नोट नंबर 6.1, ठीक है जी। और यहाँ पे आके आपने नोट नंबर 6.1 में अंग्रेज़ी कॉपी पेस्ट कर देनी है जी। क्या अंग्रेज़ी बन रही है जी? बोलो। डोनेशंस इंक्लूड ₹5 million given to DCF वन ऑफ, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट है जी। वन ऑफ कंपनीज डायरेक्टर मिस्टर मूंगफली, मिस्टर P नट इज के जा ट्रस्टी इन DCF। बस सवाल खत्म, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, शुगर ही लगाया हमने। लेकिन जी ये पास पेपर का सवाल है बेटा, ये पास पेपर का सवाल है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है। कंपनीज एक्ट ने कहा है 5 डिस्क्लोजर है इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के, वो पढ़ाऊंगा कल तो समझ लगेगी। बच्चे पढ़ते हैं नहीं, फिर कहते हैं नोट वाला सवाल आ गया। नोट्स में कुछ भी नहीं है यार, ये नोट्स में ये लिखा होगा कि डोनेशन, थोड़ी सी बारीकियां हैं ज़रा समझते हुए, लॉ है ना, लॉ है, उसमें यूँ लिखा होगा कि जी आपने डोनेशन का टोटल का इतने % लेना है, ये थ्रेश होल्ड है, इससे ऊपर किसी को भी दो, वो चाहे रिश्तेदार है या नहीं है, नाम लिखो, और अगर इससे नीचे है तो फिर नाम ना लिखो। लेकिन डायरेक्टर जहाँ पे ताल्लुक डायरेक्टर का हो, उनमें से किसी बंदे को आपने रुपये का डोनेशन दिया तो उसको डिस्क्लोज करो। अब ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, और ये पास पेपर से एज इट इज़ उठाई हुई एडजस्टमेंट है भाई, लिखा होगा। अब किसको जिसको पता होगा वही ये नोट देगा ना, उसको नंबर मिलेंगे। हर किसी को पता नहीं होता, पढ़ते नहीं है, चॉइस में छोड़ के चले जाते हैं। वो समझते हैं फाइनल अकाउंट बस वही है जैसा इंट्रो में किया था। और भाई कंपनीज एक्ट भी है यहाँ पर, तो 7-8 नंबर का सवाल सिर्फ इसमें से देते थे और कंसोलिडेशन से बड़ा सवाल देते थे। वो यही चला रहा है काफ़ी अरसे से। वह पिछली दफ़ा उसने ज़रा फाइनल अकाउंट से बड़ा सवाल दे दिया था, काफ़ी अरसे से दिया नहीं था। वरना वो ये करता है कि यहाँ से सिर्फ ऐसे ही डिस्क्लोजर के छोटे मोटे सवाल करवा देता है। बच्चे वही छोड़ के गए होते हैं। बच्चे समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रॉपर जैसे बचपन में आते थे, FAR 2 को डाल के वो वाली आएगी, वो आती नहीं है, दूसरा आ जाता है, तो 8-10 नंबर गए। और अगर पूरा सवाल आ जाए तो भी अक्सर चॉइस में छोड़ा होता है, गए। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये सवाल के अंदर मैंने सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर दी हैं, ठीक है। अब मेरे ट्रायल में जो फिगर्स पड़ी हैं वो बाकी की पोस्ट करें, सवाल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है 5, 6, 5 to 8 क्या है
सेल्स, तो सेल के नोट में आकर हमने लिखा सेल्स कितना जी, 56,528। नेक्स्ट इज स्क्रैप सेल्स। टिक भी करना है ना यार, रह ना जाए, कुछ छोड़ना नहीं है, अब आप टिक करते रहना, मैं बार बार नहीं आ सकता। स्क्रैप सेल कहाँ जानी है जी, अदर इनकम में। ये मैंने अदर इनकम की थोड़ी सी जगह, क्योंकि स्क्रैप सेल मुझे नज़र ही एक आई थी। असल सवाल जब डिस्कस करके आपको होमवर्क में दूंगा तो ट्रायल में ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी हमने लिखना सीखनी है। पूरा सवाल ऐसे थोड़ा ही था चुनना सा, उसमें काम ज़्यादा था, ठीक है। और डिस्क्लोजर्स यही थे बस जो कंपनीज एक्ट के हैं। बाकी बस यही, जैसे मैंने कहा सैलरी वेजेस को बांटा है, वहाँ पे 5 चीज़ें लिख दी हैं गालिबन, यूटिलिटीज़ भी लिख दी, डेप्रिसिएशन भी लिख दी, 4-5 चीज़ें लिख कर कहा ये सब बांटो, तो सबके साथ यही करना था। फिर ऐसे ही उसमें टैक्स की एडजस्टमेंट है, करंट टैक्स की है, डेफर्ड टैक्स की असल सवाल में, और क्या है, बस यही एडजस्टमेंट्स हैं, एडिशनल आ जाती हैं और कुछ नहीं है। और ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डिफरेंट जगहों पे जाएंगी, ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सिर्फ यही डिस्क्लोजर थे सवाल में, और उसने कहा है डिस्क्लोजर्स बनाओ, रिलेटेड नोट्स बनाओ जो कि कंपनीज एक्ट वाले भी हों और IFRS वाले भी हों, ठीक है। तो अदर इनकम में आ गई स्क्रैप से जी 16। नेक्स्ट सेल्स डिस्काउंट, इसको क्या करना है जी, सेल्स में से नेट करना है, कितना है 294। हाँ बताते हुए वो पढ़ रही है वो लेस ट्रेड डिस्काउंट है, पर जो लफ्ज लिखा हो वही लिखो, क्या है जी, सेल्स डिस्काउंट। आगे जी कौन सा आइटम आ रहा है, अब बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि एडजस्टमेंट सारी मैंने टिक कर ली है, जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी एडजस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया जी, नेक्स्ट क्या आ गया जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये फटाफट इकट्ठे ही ले जाते हैं। तो 1751 ओपनिंग रॉ मटेरियल आ गया, परचेज आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 73, ओपनिंग फिनिश गुड्स 12, कोई टाइम ही नहीं लग रहा, और कॉपी पेस्ट ही है। नेक्स्ट परचेजेज हैं रॉ मटेरियल की 22,603 और स्टोर स्पेयर कंज्यूम्ड ही आ गए, तो परचेजेज को यहाँ पर जाकर लिखा 22,603 और FOH के अंदर आके आपने लिख दिया स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा है लेकिन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है। 180, ठीक है। अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अब निकल आया आपका -2125, जरा सीधा कर लो जी, बताओ टेट्रा 29, ठीक है। ये इसके सामने ही है यार, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम वर्किंग थी आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया जी, आगे क्या, सैलरीज वेजेस कहाँ रह गया, वो तो ऑलरेडी ले गए थे हम, एडजस्टमेंट को जिसने हिट किया था ऑलरेडी ले गए थे हम। नेक्स्ट क्या है, आउटवर्ड फ्रेट एंड हैंडलिंग, एक सेलिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आए हम, कहाँ पे है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आउटवर्ड फ्रेट एंड हैंडलिंग क्या कॉस्ट है जी, 129, लिखते जाओ बस, जहाँ जहाँ का खर्चा लिखते जाओ। नेक्स्ट क्या है, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस कहाँ जाने हैं, एडमिन का खर्चा है, बस जगह सही हो, चीज़ों को पहुँचाएं वहाँ पे, ठीक है। तो लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस कितने, 71। नेक्स्ट है लो 13, गया जहाँ जाना लिखा हुआ पहले से, 34 गया जहाँ जाना था लिखा हुआ पहले से। फिर फाइनेंशियल चार्जेस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, और अदर एक्सपेंस में एक्सचेंज लॉस। तो एक ही आइटम आया इधर, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, अब असल सवाल में हो सकता है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन शॉर्ट टर्म लोन भी हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज भी हो, तो यही चीज़ें बढ़ती हैं, सही है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन शॉर्ट टर्म लोन 133, ठीक है जी। उसके बाद एक्सचेंज लॉस कहाँ लेके जाना है जी, अदर एक्सपेंसेस में, कहाँ है अदर एक्सपेंस, ये पड़ा है जी, एक्सचेंज लॉस।
आपका तो तरतीब से लिखा होता है ना, आपको इतना मसला नहीं। कितना? 22। ट्रायल ख़त्म? कोई चीज़ ट्रायल में रह गई है? कोई अदर इन्फॉर्मेशन में चीज़ रह गई है? नहीं। तो फिर टोटलिंग शुरू कर दो। नेट सेल्स 53934, ये 53934 आ गया फेस पर जी। उसके बाद अगला जी, जल्दी से बताएं अगला। मैंने बाकी टोटल तो कर लूँ ना, मुश्किल वाले बता दे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का टोटल नहीं हो पाया अभी तक आपसे। ये 2 चीज़ें हैं बस, मुश्किल है तो कैलकुलेटर करना फिर मुंडे। 1989 डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 19, जो होता जा रहा है करते जाओ आगे। अच्छा, आप शायद इसको करने लग गए थे टोटल। अच्छा जी, इसका टोटल 23711। एक ब्रेक यहाँ पे लगा लेते हैं, अच्छा होता है, मेरा फॉर्मेट याद हो जाए। 23711 प्लस 73 माइनस 125, 23659 प्लस 1210 माइनस 1153, 23716। अब असल सवाल में सिर्फ ये है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ इंपोर्टेड गुड्स भी हैं, वो तो आसान होता है। ओपनिंग प्लस परचेज कॉस्ट लेस क्लोजिंग, तो सवाल में बस डेटा ज़्यादा हो जाएगा। तो नवी शय ही सीखी जो हमने कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स, लेकिन कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर अभी कवर नहीं हुए सारे। इसमें सेल का कवर हो जाएगा, कल पढ़ाऊँगा। डोनेशन वाला हो जाएगा कवर, कल हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑल्टर रेमुनरेशन वाला हो गया, ठीक है। 2 और भी हैं, एक रॉयल्टी का, वो इस सवाल में कवर नहीं, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह की सैलरीज वगैरह का नोट देना होता है। तो टोटल 5 डिस्क्लोजर्स हैं। अब ऐसे ही आपने याद कर लेने, याद कराऊंगा इंशाल्लाह में, ठीक है जी। ये आ गया जी 23716, 23716 नोट 2 से आ गया। इसको माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड पे लिखना है, एंड पे लिख लो, अभी बता दो। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है। 30218, गॉट इट? सही है। करो कैलकुलेशन सारे, 5 ते बच्चे बैठे हो यार, आज कैलकुलेशन करो सारे। भाई आप लेट आए, कैलकुलेशन नहीं कर दोगे? अच्छा, उसके बाद जनाब ये देखो टोटल किसका आया, ये किसका है जी? डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। फाइनेंस कॉस्ट का आ गया, कोई नहीं वो पहले लिख लो, जो पहले आ गया मेरे सामने। फाइनेंस कॉस्ट 133, टोटल क्या था? यही था, एक ही था। आगे बढ़े, कॉस्ट ऑफ सेल ले लिया आपने। ये 16 क्या है? अदर इनकम। अदर इनकम इधर देखो, प्लस 16 अदर इनकम प्लस। फिर एडमिन एक्सपेंसेस टोटल नहीं कराया यार, हाँ 439। तो 439 में जो कुछ गड़बड़ कोई नहीं थी, थोड़े एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं। 439 सही था। सैलरीज में कुछ पड़ा है, बता दिया। एडमिन ऑल्टर रेमुनरेशन का ब्रेकअप बता दिया, बस। बाकी 439 बिल्कुल सही है। एडमिन एक्सपेंसेस में 439 आ गया। फिर अदर एक्सपेंसेस का भी टोटल रह गया यार। अदर एक्सपेंसेस का टोटल कितना बना? 56। अब इसमें डोनेशन पड़ा है, डोनेशन पे कोई एतराज़ नहीं है। डोनेशन में जो DCF का डोनेशन है उस पर भी एतराज़ कोई नहीं है, बस बताना मकसूद था कि यूज़र भाई ये अपने रिश्तेदारों को डोनेशन दे रहा, ज़रा देख लो। अच्छा जी, तो 56, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? यहाँ पे हमारा सवाल आज ख़त्म हो गया जी। असल सवाल में टैक्स एक्सपेंस भी आएगा, तो फिर पैट भी आएगा। हो सकता है कोई OCI का आइटम भी पड़ा हो। 27617, कोई होमवर्क नहीं है इसका। इसी सवाल को सिर्फ दोबारा करना है और इसी तरतीब पे करना है जिस तरतीब पे आपको करवाया, ठीक है। ले आए भाई इधर। आज कोई नहीं हाइब्रिड में बैठा हो भाई, इधर ले। हाइब्रिड हमारा है ही नहीं वैसे भी। इसे तो छोटा खानदान। अच्छा, हाँ जी,
भाई कह रहे पेपर में 10 मिनट रह गए हो तो एडजस्टमेंट की बजाय सीधी फेस वाली फिगर्स लिख लें, आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। 10 मिनट क्यों रहेंगे वैसे बाय द वे? अच्छा बाय। अच्छा जी, आ जाए ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ लेकर। IS 10 हमने शुरू किया था कल, हल्की आंच पे उसको भी अब करते जाएं ना। बच्चे नहीं है, दिल आधा हो रहा है, आधा नहीं हो रहा, उदास हुआ पड़ा हूँ मैं। ये जो चले गए हैं ना DA खान वाला और ये जो मेरे बैक बेंचर्स हैं, पिछली क्लास में आए हुए थे, इन्होंने कहा चलो लेक्चर अपलोड हो रहा है तो निकल जाते हैं। उनको मैं कल सेट करूँगा। लेक्चर ले रहे हो ना? सोटी जी ना, सोटी में तैयार रखा तेल शिल ला के। अच्छा जी भाई, पार्ट 1 अपलोड तो करा दो यार, दे दिया। अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे IS 10 की, बल्कि 10 तो ख़त्म हो गया था, वो बोर्ड पे मैंने लिखा था। ओहो, बोर्ड पे लिखा था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जहाँ पर गुजारा करें, ठीक है। तो अगर चोरी हमारे साल में हो चुकी है, हमें पता हमारे साल में नहीं चला था, लेकिन अभी फाइनल हमारे हाथ में हमें पता चल गया, तो ऐसे इवेंट को हमने कहा था ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट है तो फिर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है और डिस्प्ले देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे साल के एंड होने के बाद चोरी हुई और हमें पता चल गया अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही थी, तो ठीक है, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इवेंट अरोज़ हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो इस डेट के बाद अगर कोई इवेंट उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बाद में हुआ है, तो इसको हम क्या कहते होते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। हाँ, अगर ये बहुत मटीरियल है, आखिर ही कर दी चोरों ने, सारा कुछ ही उठा के ले गए, तबाही फेर गए, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्क्लोज़ कर देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोजर देंगे कब? जब ये मटेरियल हो। मैंने पहले 2 सवालों के सॉल्यूशन आपको लिखवा दिए थे, ऐसा ही है, सही है। अब तीसरा सवाल पढ़ते हैं, ये सारे पूरे करने हैं, आपको छुट्टी मिलेगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा 1 मिनट लगना ऐसे। अच्छा भाई, जो होमवर्क दिया था ना, सिर्फ एक स्टूडेंट ने लिखा है, लिख के किया उसको, कल तक का मौका है फिर। अच्छा जी, तीसरे सवाल में कहता है अ कस्टमर हु ओड 35 मिलियन एट 31 दिसंबर 13 वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ऑन 10 जनवरी 14। असल में ना ये बहुत बोरिंग काम हो जाता है अगर ये आप सिर्फ यही करने बैठ जाएं तो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ना जी स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में जो पहला केस है हमारे सामने, वो डेटर का ही है। पहले सवाल में वो बोला आग ईयर एंड से पहले लग चुकी थी, ईयर एंड के बाद वो क्या हो गया? बैंकरप्ट। तो हमने कहा था ठीक है, ये तो मामला फिर एग्जिस्ट करता था रिपोर्टिंग डेट पर, हमें बस पता उसके बाद चला है, कंफर्म बात हुआ है। बैंकरप्सी ने तो सिर्फ कंफर्मेशन की है एक ऐसी चीज़ की जो एग्जिस्ट कर रही थी, यानी बैलेंस शीट डेट पर भी जाते तो उसकी तो आग लगी हुई थी फैक्ट्री में, वो बैंकरप्ट ही था, ठीक है। तो फिर हमने कहा था कि जी ठीक है, ये एडजस्टिंग है। दूसरे सवाल में उसने बोला आग लगी है ईयर एंड के बाद, पता लग गया हमें और वो बैंकरप्ट हो गया। तो हमने क्या कहा था, देखें जी आग चूँकि ईयर एंड के बाद लगी है, तो ईयर एंड पे भी अगर हम जाते तो वो बैंकरप्ट ना होता। तो ये ऐसा इवेंट नहीं है जो एग्जिस्ट करता, ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो आपको जो है वो मतलब कंफर्म कर रही हो एक ऐसी चीज़ को के बारे में जो एग्जिस्ट करती थी, बल्कि ये तो रोज़ ही ईयर एंड के बाद हुई है, इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट। तो पहला एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। हाँ, अगर मटीरियल है तो इसको डिस्क्लोज कर दो। तो भाई पहला और दूसरा जवाब मैंने लिखवा दिया था, बाकी मैंने लिखवाने थोड़े ही हैं, वो तो आपने खुद लिखने हैं, मैंने सिर्फ डिस्कस करते जाना है। लेकिन ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है?
सवाल ज़रा पढ़िए तीसरा। पहला सवाल क्या था जी? हमारे साल में चोरी हुई, पता चला बाद में, एडजस्टिंग। दूसरे सवाल में क्या था? हमारे साल के बाद चोरी हुई, पता भी चल गया, लेकिन ये नॉन एडजस्टिंग। ठीक है। तीसरा सवाल आया, आ कस्टमर हु ओड 35 मिलियन, आ कस्टमर, ले ले इसके, आ कस्टमर हु ओड 35 मिलियन कितने गया एट 31 दिसंबर 13 was declared bankrupt on 10 जून, was declared bankrupt on 10 जनवरी। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि डेटर डिक्लेयर हो गया है बैंकरप्ट, और सवाल चुप है। खामोशी के केस के अंदर हम क्या अज्यूम करेंगे कि ईयर एंड पे ये ठीक था और 10 दिन में रातों रात कुछ हुआ ऐसा कि ये एकदम से ही क्या हो गया? भाई वो एकदम से जो हुआ वो एक्सेप्शन, वो एबनॉर्मेलिटी वो सवाल में खुद बताता है। अगर चुप है तो ये, वो कल एक बच्चा पूछ रहा था कि ऑडिट में सर ने हमें कहा था कि बैंकरप्सी, बैंक को बार बार पूछ रहा था और आज भाग गया, मुझे याद भी आ गया वो कि हमें ऑडिट में सर ने कहा था कि बैंकरप्सी जो है वो एडजस्टिंग इवेंट है। बिल्कुल सही कहा था सर ने, लेकिन वो कब? जब सवाल खामोश है। जैसे इस सवाल में उसने क्या बोला? बैंकरप्सी आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इज अ, कैसे लिखवाया था पहला? एडजस्टिंग वाला लिखवाना था, एडजस्टिंग वाला देखना जरा, वही जुमला, ताकि दोबारा रिपीट होना, ये ना हो कि आपको नया याद करना पड़े। कल वाला जुमला मैं यूँ लिखवाऊंगा, पहले का जवाब लिखा था बैंकरप्सी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। अब ये एडजस्टिंग इवेंट वाला आपने जवाब एक ही बार लिख लिया, हर दफ़ा वही लिखना है, तो वही सब सामने वही रखना है आपने, क्योंकि ये अब आपके उस हाउ टू राइट वाले में नहीं था ना, तो ये फिर इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिए थे। अब एडजस्टिंग है तो ये वाला पहला, नॉन एडजस्टिंग है तो दूसरे वाला, बस ऊपर वो फिगर वो चीज़ बदल जाना है। बैंकरप्सी हो रही है या इन्वेंट्री स्टील हो रही है या कोई और जो भी इवेंट आ रहा है, बस वो लिखते जाना है, अगला जुमला वही है। ठीक है। तो साइलेंस के केस में, इन केस ऑफ साइलेंस, in case of silence ये क्या है? ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। ठीक है। ये बैंकरप्सी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ये क्या है? ये एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है जी। तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है? मैं तो एंट्री लिख रहा हूँ, आप बैड एक्सपेंस रिटर्न ऑफ जो भी करना है, बैड एक्सपेंस डेबिट करके डेटर को क्रेडिट करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। 35 मिलियन है, कितना है? 35। लेकिन आपने तो यूँ लिखना है कि द बैंकरप्सी आफ्टर रिपोर्टिंग डेट provides an evidence of a condition that existed at reporting date, therefore it is an adjusting event. Now we will increase the expense in P&L by 35, expense in SOCI यूँ लिखा करो, now we will increase the expense in SOCI by 35 and decrease the debtor by 35। ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कोई डिस्क्लोजर की बात नहीं करनी। ये क्या आ गया जी? पहला स्पेशल केस। आगे चले आगे। चल, पॉइंट नंबर 4, 1 हो गया, 2 हो गया, लिखते आना अब ये खुद, एक एक जुमला ही है, सिर्फ इन्हीं 10-12 सवालों में ये जुमले लिख लो, अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला, हो गया तैयार। हाँ नहीं, हमारे तो डेटर की बात हो रही, नहीं उससे अलावा भी बेटा जो बात हो रही है ना कि बैंक, हाँ ये बात भी आप सही कर रहे हैं कि जिसका ऑडिट कर रहे हैं ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग ही रहा है, हाँ बंदे ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ तो पता ही होता है। ठीक है ना। लेकिन बहरहाल साइलेंस के केस के अंदर, ठीक है, वो तो फिर गोइंग कंसर्न की तरफ जा रही है ना बात। मैं जिसका ऑडिट कर रहा हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, गोइंग कंसर्न मैंने भी पढ़ाना है, ये तो मैं कह रहा हूँ मेरे डेटर के साथ ये मामला हुआ। ठीक है। ये भी आपने सही पॉइंट रेज किया, लेकिन भाई तो है नहीं जो सवाल पूछे हमसे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हो गया नंबर 4, ऑन 16 जनवरी 14, ऑन ये ना यहाँ पे करके एक रख लेते हैं अपना ये वाला। चलो जी, क्या हुआ जी? 16 जनवरी, ये अब कौन सा सवाल चल रहा है? पॉइंट 4,
16 जनवरी 14 यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है? LED 3 मिलियन के चोरी हो गए जो कि इन्वेंट्री में पड़े थे 31 दिसंबर 13 पे। जाहिर सी बात है भाई, 16 को अगर चोरी हुए हैं तो 31 दिसंबर 13 पे, 16 जनवरी 14 को चोरी हुई है तो 16 दिन पहले वो इन्वेंट्री में ही पड़े हुए थे हवा में थोड़ी होने, तो सही है, इन्वेंट्री पड़े थे लेकिन चोरी हो गए। कब कब चोरी हुए हैं? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग। क्या है ये? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्योंकि 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 इसके बारे में क्या जुमला लिखा था, ज़रा कल वाला ओपन करो ताकि बच्चों को रिवाइज कर दूं मैं। इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज, बल्कि इट इज़ नहीं, वो तो जनरल लिखा था। अब इसके साथ जोड़ो, क्या क्या? द थेफ्ट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट is an indication of a condition that arose after reporting date, therefore it is, वो आपको पता लगा, ठीक है, बात ठीक है, therefore it is a non adjusting event, therefore it is a non adjusting event, full stop। आगे अगली लाइन अब लिखनी पड़ेगी। however if material it shall be disclosed in notes of the financial statement for the year 31 दिसंबर 13 गिविंग क्या लिखा हुआ था इसमें, देखो जरा, इसका भी ऐसे ही है, गिविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, लिख लो, फिर भी कोई बात नहीं, लिख देना गिविंग। आप देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं, किसी सोल्यूशन में देखो कहीं तो लिखा होना चाहिए, वरना बता देता हूँ आपको। चलो फिलहाल ऐसे ही रखने दो, ऐसी है। वैसे इसके अंदर भी है सही डिस्क्लोजर, आपने क्या देना है जी? हाँ, थोड़ी डिफरेंट अंग्रेजी है लेकिन है ज़रूर, ठीक है। तो डिस्क्लोजर देना है क्या, वो मैं कहीं देख कर आपको दिखा दूंगा। ये डिस्क्लोजर अभी पढ़ना है ना, असल में ये सफ़ा पढ़ा नहीं है तो ये तो नहीं कि अब जब लिख रहे हैं तो याद ना करें, याद तो साथ साथ ही कर लें। तो जब आप लिख रहे हैं ना, हाउएवर इफ मटेरियल इट शैल बी डिस्क्लोज इन नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13 गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। अभी डिविडेंड की बात मैंने की नहीं, ठीक है ना। तो ये हर जुमले में लिख देना, जैसे वहाँ पे लिख कर आ रहे थे आप कंटिजेंट लायबिलिटी में, याद आया? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी। अच्छा, कहाँ थे हम? चले जी, ये तो हो गया नॉन एडजस्टिंग, लेकिन मैंने लिखवाया नहीं। पॉइंट नंबर 5, ऑन 15 फरवरी 14 it was revealed that company cashier withdrew 10 million fraudulently। पता कब लगा है जी? 15 फरवरी को पता लग गया है कि 10 मिलियन का चूना लगा गया अकाउंटेंट, करोड़ रुपए का। अब यहीं पे रुककर अगली बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर तो ये ईयर एंड से पहले सारे ले गया तो सारे का सारा एडजस्टिंग है, और अगर सारे ईयर एंड के बाद आए हैं तो ये सारे के सारे नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग को भी लिखना आता है, नॉन एडजस्टिंग को भी लिखना आता है, कोई मसला, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है आगे कहता है ऑफ दीज, इनमें से 7 मिलियन वॉज विदड्रॉन बिफोर 31 दिसंबर, ठीक है। आगे ना पढ़ें, पहले इसकी बात कर लें। 10 मिलियन के बारे में क्या कहानी है, और 7 मिलियन की क्या कहानी होगी और 3 की क्या होगी। तो 7 मिलियन के बारे में आप कहोगे कि ये क्या है, इट इज़, नहीं ऐसे नहीं, इट इज़ एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, जुमला पूरा बोलना है। अब मैं लिखवा नहीं रहा तो घर से लिखा, पर बोलो तो पूरा ना। तो क्या कहोगे आप? द थेफ्ट है, ये भी ठीक है, थेफ्ट ही है, क्योंकि उसने क्या किया है, फ्रॉडलेंटली इसने। तो द फ्रॉड स्लैश थेफ्ट जो लिखना चाहें, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट provides evidence of a condition that existed at reporting date, therefore this is an adjusting event, and we will increase expense by rupees 7 million and will decrease bank by the same amount। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है। द रिवील हुआ, द रेवलेशन भाई कह रहे हैं ऑफ द थेफ्ट, ठीक है, कोई बात। तो अच्छा, उसके बाद अब अगली बात, बाकी 3 के बारे में आप क्या कहोगे कि बाकी 3 का जो रेवलेशन है उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जी ये तो अरोज ही हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, देयरफॉर इट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। देयरफॉर इट नॉन एडजस्टिंग बाद अगली बात क्या लिखनी, हाउएवर इट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स गिविंग ब्रीफ नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, ठीक है। अब अगली लाइन आ गई। अच्छा, वैसे ये सवाल मैं बच्चों को कहा करता हूँ, यहाँ से याद कर लिया करो ये वाला, ठीक है ना।
अच्छा है, यहाँ से याद कर लेना। एनीवेज ये इसके लिए कहता हूँ, ठीक है। उसने साथ ही साथ, अगली लाइन मैंने साथ नहीं पढ़ाई और मैं अलग से भी लिख दूंगा, लेकिन उसने साथ साथ दोनों के लिए ये करवा दिया। क्या कहता है? कहता है WL एंड इट्स इंश्योरेंस कंपनी रीच्ड एन एग्रीमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम एट, आपको चूना लगा है 10 मिलियन का, ठीक है, और उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा है, आपको हम 8 मिलियन दे देंगे। तो इसका मतलब आपकी रिकवरी कितनी हो रही है? 8। पर मसला ये है, आपने 10 में से 7 मिलियन को एडजस्ट कर दिया है और 3 मिलियन को नहीं किया। तो फिर ये जो आपको 8 मिलियन की रिकवरी है, रीइंबर्समेंट वाली बात आ गई ना, इसको भी प्रो रेटा बेस, मतलब प्रोपोर्शनली प्रो रेटा आपने इसको भी बांट लेना है। तो 8 मिलियन को भी आप क्या कर लोगे? 7/10, और 8 मिलियन को भी, लॉजिकल भी यही है ना, बोलो, 8 मिलियन को 3/10 कर लोगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर आए उसके बारे में कह देना, इसके साथ कह दोगे ये रिसीवेबल बुक करेंगे हम, क्योंकि ये वर्चुअली सर्टन है, इंश्योरेंस कंपनी मान गई है। जबकि इस 3 मिलियन के बारे में क्या कहोगे कि ये भी नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है चोरी बाद में हुई है, तो वो फिर उसकी रीइंबर्समेंट नहीं, उसने क्या लिखा हुआ है? WL एंड, नहीं 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 नहीं, एग्रीमेंट तो पहले से हुआ होता है भाई। इंश्योरेंस वाले प्रीमियम लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि कोई मसला हुआ तो आपको हम रीइंबर्स कर देंगे। अब इसमें पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लॉस ऑफ 7 मिलियन एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट बिकॉज इट वॉज ड्रॉन बिफोर, सो इट इज एन एडजस्टिंग एंड देयरफॉर यू शुड एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंस एंड डिक्रीजिंग बैंक बाय 7, फर्दर प्रोपोर्शनेट रिकवरी विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम करनी है, ठीक है। However, loss of 3 million rose after, therefore it is non-adjusting. However, if material, it shall be disclosed in notes of the financial statements. बात में अगली बात उन्होंने नहीं लिखी, ठीक है, तो उसकी लिख ले तो अच्छा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगली बात, इन्वेंट्री कैरिड एट 25 मिलियन ऑन 31 दिसंबर वॉज सोल्ड फॉर 15 मिलियन आफ्टर इट हैज़ बीन डैमेज इन फ्लड इन जनवरी। हाँ जी, सिंपल सी बात है। आपकी इन्वेंट्री कब डैमेज हुई है? आपकी इन्वेंट्री कब डैमेज हुई है जी? ना ना ना, देखो ज़रा कब डैमेज हुई है। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री डैमेज हुई है और यहीं पर पता चला है कि अब ये सस्ती बिकी है, तो क्या है ये? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इंडिकेट्स या इज एन इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। फ्लड तो बाद में आया था, देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाउएवर इफ मटेरियल इट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग फलां फलां फलां, ठीक है। को मसला सीधा सीधा है, सीधा सीधा। नेक्स्ट, तब भी ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जी ये बाद में अरोज हुई, आप कह रहे हो ये ईयर एंड पर नहीं थी। हम दोनों एक ही ग्राउंड पे, ठीक है। अच्छा, 7वां ज़रा बाद में करते हैं, सीधा सही है वैसे। 8वां भी 1 मिनट। मैं कहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, ये चला लिया रोक कर अभी, 1 मिनट 1 मिनट। कहाँ गया वो इन्वेंट्री यार? इन्वेंट्री का खामोशी वाला कहाँ है? हाँ, 13वें में आओ। अ रेफ्रिजरेटर विच वॉज अपीयरिंग इन स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ 10,000। एक रेफ्रिजरेटर स्टॉक के अंदर कॉस्ट ऑफ 10,000 पे नज़र आ रहा था 31 दिसंबर 13 पे, इज सोल्ड फॉर 6,000 ऑन 10 जनवरी। 10 ही दिन बाद वो किस पर बिका है? तो किस वजह से? कोई डैमेज शैमेज हुआ है, कोई फ्लड आया है, कोई क्या हुआ है? क्या हुआ है जी? क्या हुआ है? तो साइलेंट है। अच्छा, अगर साइलेंट है तो ये तो स्पेशल केस है। अब अगेन वही वाली बात आती है, डेटर के साथ इन्वेंट्री की भी बात वही वाली आती है कि जी इन्वेंट्री अगर ईयर एंड के एन 10 दिन बाद आपकी इन्वेंट्री अगर लॉस पे बिक रही है तो भाईजान 10 दिन पहले भी ये लॉस पे बिकनी थी, रातों रात कुछ नहीं हो गया। ये वजह क्या है? सवाल खामोश है, वरना सवाल बोल कर कह दे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सवाल में क्या लिखा हुआ था? इन्वेंट्री लॉस पे बिकी है, क्यों? क्योंकि 16 तारीख को सैलाब आया था, ईयर एंड के बाद 16 जनवरी को सैलाब आया था, तो हमें पता लग गया कि ईयर एंड पे ये। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है
ये रेफ्रिजरेटर लॉस पे बिका है, 10,000 की कॉस्ट से 6,000 का बिका है, तो लॉस पे बिका है, तो ईयर एंड के ऊपर भी फिर इसने लॉस पे बिकना था। तो अगर सलेंसर लगा होगा, तो सलेंसर क्या लगा हुआ है, सोल्ड एट लॉस। लिखा क्या है सवाल में, क्या लिखा उसने कि इन्वेंट्री सोल्ड एट लॉस। अब ईयर एंड के बाद लॉस पर बिकी है, लेकिन चुप है, सलेंसर लगा हुआ है, तो सलेंसर लगा हुआ है तो ये भी क्या है, एडजस्टिंग इवेंट। खामोशी केस के अंदर फिर ये भी क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है बेटा, ठीक है, ओके डन। तो फिर इसमें आप क्या करोगे, हाँ वह एक्सपेंस ही बढ़ता है, बस नाम उसका ये है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है, और सही है ना, यही करते होते हो ना आप। इट इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट। कितना मज़े का स्टैंडर्ड है ना। ये जी दूसरा स्पेशल केस आ गया, स्पेशल केस 4-5 है इसमें, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। चल जी, जर्नल एंट्री पूछेगा तो क्या होगा, आप ये एंट्री कर देंगे बस, और जर्नल एंट्री पूछेगा तो क्या होगा, प्रोविजन की एंट्री क्या आपको करनी नहीं आती होगी, और इसीलिए तो वो पूछता नहीं है कि उसमें कितनी जान है नहीं, असल में जो जिस चीज़ में डिस्कशन में जान है वही करवाता है आपसे, ठीक है। पूछ लेगा तो 1-2 सवाल हैं हमने देखे, कर लेंगे, वो भी करेंगे भी सही। जर्नल एंट्री जहाँ आ जाती है आपको सुकून हो जाता है, आपके लिए लिखना तकलीफ दे होता है, मुझे पता है, IFRS 15 में देखेंगे आप। खैर चले आगे बढ़े, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये पढ़ो ज़रा 15वां। ऑन 23 अप्रैल 14 वी केम टू नो दैट मोबाइल्स 3 मिलियन के जो थे वो वेयर हाउस से नवंबर 13 में ही चोरी हो गए थे। सेट्स वर इंक्लूडेड इन WR इन्वेंट्री। किस दिन बिक रहे हैं, चोरी हो रहे हैं? चोरी तो नवंबर में होते, पर पता किस दिन चला? 23 अप्रैल को। ओए, हाथों से निकल गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी 31 मार्च को डायरेक्टर ने साइन करके प्रिंटिंग के लिए भेज दी थी, तो ये क्या है, आउट ऑफ स्कोप हो गया। IAS 10 के स्कोप से ये ट्रांजैक्शन, हालांकि हमारे साल में ये चोरी हुई थी, पर एडजस्टिंग का मौका निकल गया, हमारे हाथों से निकल चुकी है, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या लिखोगे, ये यहीं से याद कर लो। वैसे है क्या, ये आउट ऑफ स्कोप है। कौन सा सवाल है? 13। सेल है 15 है, तो ये स्पेशल केस है। देखो, इट इज़ नाइदर एडजस्टिंग नॉर नॉन एडजस्टिंग, मतलब ना तो इट इज नॉट एन एडजस्टिंग, नॉट अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, एज इट इज डिस्कवर्ड आफ्टर ऑथराइजेशन, सो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मेड इन 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, वो अलग बात है कि 14 के अंदर जाकर फिर आपको रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी। IAS 8 लगेगा, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होगी और आपका नोट भी बनेगा, ठीक है। ये भी मजे की एडजस्टमेंट थी। अच्छा, तो इसको भी याद कर लो, अकेली है ऐसे ही। वैसे याद क्या करना, अगर लिख लिया तो अच्छी बात। अच्छा जी, अब अ फैक्ट्री वर्कर वॉज सीरियसली इंजर्ड ऑन 10 दिसंबर। 26 जनवरी पे उसने फाइल किया है क्लेम, और प्रोबेबल है कि वो 20 मिलियन पे करेगा। ये टिक ही कर दो यार, इससे बड़े बड़े सवाल हम करना शुरू कर चुके हैं, और ये मैंने पहले ही बात कवर कर ली थी। केस उसने जनवरी में किया है अब भाई पास्ट इवेंट तो दिसंबर में हो चुका था, ठीक है, और प्रोबेबल भी आउटफ्लो और रिलायबल एस्टिमेट भी मौजूद है, तो प्रोविजन बुक करनी है हमारे साल में ही। पर इसको सही है, टिक कर दे, इसकी ज़रूरत नहीं। फैक्ट्री वर्कर इंजर हुआ है 10 दिसंबर को, और उसने केस फाइल कर दिया है 28 दिसंबर को। 31 दिसंबर पे लॉयर कह रहा है कि प्रोबेबल है कि वो 10 मिलियन पे करेगा, और हमने ये एंट्री पास कर ली। 12 जनवरी, ये ज़रा 1 मिनट, कल ये कल पे रखो ज़रा, वो वहाँ से पढ़ाऊँगा, ठीक है। 12 जनवरी को, वैसे मेरे ख्याल में कर ही दें, यह भी आसान सी बात ही है। असल में IAS 37 में बड़े मुश्किल सवाल करना है, इसलिए मैं इनको लिफ्ट नहीं करा रहा, ठीक है। तो फैक्ट्री वर्कर इंजर हुआ 10 दिसंबर को, उसने केस फाइल किया 28 को। 31 दिसंबर पे लॉयर कह रहा था कि भाईजान उम्मीद है कि आपको 10 मिलियन देने पड़ेंगे। हमने एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कर लिया 10 मिलियन से। 12 जनवरी 14 पे कोर्ट डिसाइड कर चुका है हमारे खिलाफ केस, और हमने पे करना है कितना। अब असल में ना ये वर्चुअली सर्टन हो गया। तो पहले तो हमने एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट किया था 10 से, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही है, तो अब एडजस्टमेंट कर लो ना। तो प्रोविजन डेबिट कर दो 2 से, और एक्सपेंस क्रेडिट कर दो 2 से, और जब पेमेंट करनी होगी तो आप प्रोविजन में कितना पड़ा होगा, या यूं भी कर सकते हो आप कहो जी प्रोविजन हो गई 2 से ख़त्म, कम हो गई, ठीक है, प्रोविजन 2 से कम हो गई, और बाकी
आपने आज पेएबल बुक कर लेना है, या फिर ठीक है प्रोविजन को प्रोविजन रहने दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। अगर बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से तो आप कहो यार प्रोविजन तो हो गई ख़त्म 10, ठीक है, और लाइबिलिटी बन गई, हुकूमत कोर्ट ने कहा 8 रुपये आपने देने, और बाकी 2 रुपये जो है ना जी वो एक्सपेंस में ज़्यादा हो गए थे रिकॉर्ड, वो आप सही कर लो, तो ऐसे कर लो। ये लाइबिलिटी लिखना ही लिखना है अगर आपने वर्चुअली सर्टन होने की वजह से, तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये भी एक बात थी, ठीक है। इसका ज़रा सोल्यूशन याद कर लेना, इसको याद वाले में लिखो, 8वें को याद वाले में लिखो, अच्छा ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा ज़रा 10वां भी पढ़ लें। जनवरी 14 में आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल, न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल फ़ोन जब इंट्रोड्यूस हुआ तो WL ने रिड्यूस कर दी प्राइसेस की प्रीवियस मोबाइल के, प्राइसेस प्रीवियस मोबाइल की रिड्यूस कर दी। तो भाई क्यों प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं इन्वेंट्री की? क्योंकि न्यू वर्जन आया। वो न्यू वर्जन कब आया? इसलिए ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये क्या है? नॉन, समझ आ रही है बात की, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद ना ये सारे स्पेशल केस रह गए हैं। 16वें में डेटर IS-21 लगना है, बोनस इशू डिविडेंड वाला है, गारंटी दी है, अच्छी एडजस्टमेंट है, ये भी मज़े की, कंपनी ने शेयर्स रखे हुए हैं। तो ये सारे स्पेशल केसेस अब मैं कल कराऊंगा, बोझ हो जाना है ज़्यादा, ठीक है। नया होमवर्क IS-37 का आज भी नहीं है, क्योंकि आज आपको ये सवाल करना पड़ेगा ना, लेकिन खुदा के लिए आगे एक एक सवाल चलना है। पहले वाली पेंडेंसी रिमूव कर लो जो सवाल आपको दिए थे, दूसरा दिया था गालिबन, तीसरा दिया था, कौन कौन से दिए थे सवाल जी? तीसरा, 7वां, 5वां और दूसरा, तीसरा, 5वां, और ये मैंने कहा था कि इसको लिख लीजिएगा, पर नहीं, आज लिखेंगे ना इंशाल्लाह। आज देखें हल्की आंच पे हमने काम शुरू कर दिया। अगला फाइनल अकाउंट्स हल्की आंच पे ही चलेगा। हाँ, जिस दिन फाइनल अकाउंट का फुल फ्लैश सवाल करेंगे उस दिन माजरत के साथ फिर कुछ और नहीं कर सकेंगे। कंसोलिडेशन जैसा सवाल होगा, शुरू से एंड तक सांस भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब वो नहीं होगा तो जैसे आज किया है वैसे ही, बल्कि इससे भी छोटे सवाल हो जाने हैं डिस्क्लोजर के। इतना सा एक्सट्रैक्ट बना होगा ट्रायल का, उसमें हम डेटर्स का जो नोट बनाए आज जी हमने कैपिटल का नोट बनाना है जी, कैपिटल एंड रिजर्व्स का। आज जी हमने ये जो कंपनीज एक्ट ने डिस्क्लोजर दिए हैं वो पहले बनाया करेंगे, फिर वहाँ से पढ़ के याद कर लिया करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके साथ साथ IS-37 चलना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अब कल लाजमी चेक करना है, आज सिर्फ एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। कल अब सबका चेक करूँगा, जो घर पे सुन रहे हैं उनका भी, और सचमुच में करूँगा, सख्ती से करूँगा। इनके आपने आंसर खुद लिख लेना है, लिख कर ये स्पेशल केसेस को छोड़ के बाकियों के आंसर लिख लेने, और फिर सोल्यूशन को देखना है, कहना हाँ मिलता जुलता है, ओके यस, ठीक है। हाँ उसी में ही लिखो, सारे उसी में ही लिखो, ठीक है। लेकिन जो 2-3 याद करने को बोले वहाँ से कर लेना, स्पेशल केस है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।